गुड मॉर्निंग बेटा। तो +2 क्लास केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम 4th चैप्टर कर रहे हैं, दैट वन इज जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़े उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस बता दूं कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशंस की बात की। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको इस टॉपिक का अगर इंट्रोडक्शन बताऊं, ठीक है, तो बेटा अगर हम पीछे प्रीवियस बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है दैट इज रेट लॉ के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि अगर इफ वी हैव कंसीडर वी हैव ए रिएक्शन दैट इज ए एंड बी, मान ली कि कोई एक रिएक्शन है जो कि जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, दैट इज कंसीडर वी हैव ए रिएक्शन जिसमें कोई ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने पर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू दैट इज k concentrations of A and product of concentration of reactant raised to the power of some experimental based value that is alpha and beta। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कंसंट्रेशन से किसी एक रिएक्शन की स्पीड निकाल सकते हैं कि हमें कंसंट्रेशन पता तो हम इसको कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम हो रही थी, अगर कोई एक रिएक्शन, ठीक है, अब मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन अगर आपको बताऊं तो इस टॉपिक में हमारे पास जैसे अगर कोई एक रिएक्शन जो है, किसी एक रिएक्शन को होने के लिए अगर 15 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, मैं मान लेते हैं कि उसको 15 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट में वो रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर चेंज हो रही है, ठीक है, अगर हमें 15 मिनट की बजाय अगर हमें 10 मिनट के बाद अगर बताना है कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई होगी, ठीक है, कि 10 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, या आफ्टर 8 मिनट के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, तो वो हम इसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते थे कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या किसी एक गिवन टाइम के ऊपर अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तब हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, या हमें लेंथ ऑफ टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो नहीं निकाल सकते थे। तो इसीलिए हमें ये जो इक्वेशन आपके पास है, अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बोलें तो ये एक आपके पास ये जो इक्वेशन आपके पास आती है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस है। ठीक है, तो किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप करना है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा मैथमेटिक्स में आप दो कंसेप्ट पढ़ते हो, एक डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और एक इंटीग्रेशन पढ़ोगे। ठीक है, जो कि आप +2 मैथमेटिक्स में स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं थोड़ा सा अगर मोटे तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दूं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा कि किसी फंक्शन को डिक्रीज करना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं मतलब। ठीक है, तो डिफरेंशिएट की फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वो किसी एक इंटीग्रेट करके उसको हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उनको इंटीग्रेट करने के बाद हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का रिलेशन शो करेगी। ठीक है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच का एक रिलेशन शो करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट की जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड द टाइम एंड कंसंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम्स और टाइम of that concentration, we can find the time of that reactions। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसके लिए तो इसके बाद में नेक्स्ट अगर टॉपिक को अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज, मेरे ख्याल में ये बात आपके पास समझ आ गई होगी कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एक ऐसी इक्वेशन आपके पास आएगी जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का एक रिलेशन होगा, जिसकी हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की निकाल सकते हैं। ठीक है, या कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम में हो चेंज कर रही है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम पहले तो इक्वेशन डराइव करें तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर
जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि एक रिलेशन है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पहले स्टार्टिंग में हमारे पास दैट इज कंसीडर, हमने मान लिया कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हमने कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान ली, ठीक है, दैट वन इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये मैं कोई जनरल इक्वेशन, जनरल रिएक्शन लिखा हूं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इक्वेशन दैट इज रेट ऑफ इक्वेशन दैट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके होगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू की पावर जीरो, ठीक है। जीरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो इसी इक्वेशंस में इसको हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस डी आर। इसके लिए हम एक डिफरेंशिएशन टर्म्स को अगर एक साइड कर लें तो दैट इज डी आर इज इक्वल टू दैट इज, अब जिस एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू जिसकी पावर जीरो होती है, जिस भी टर्म की वैल्यू जीरो होती है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट रेज की पावर जीरो होगी तो उसका रिजल्ट वन आएगा। कोई अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू पावर जीरो होती है तो उसका रिजल्ट वन होता है, तो ये आपके पास वन आ जाएगा, इसका रिजल्ट वन हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा के डी टी। टी टी को हम इस साइड लेके राइट साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन फंक्शन जो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि दैट इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का जो साइन हमारे पास आता है वो होता है इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन बनता है दैट इज डी आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है जो कि हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो के कांस्टेंट को हमने जो कोफिशिएंट का काम कर रहा है तो कोफिशिएंट को हमने बाहर कर दिया, ठीक है, और साथ में आ गया डी टी, ठीक है, डी टी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का सिंबल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया इसका, ठीक है, इज इक्वल टू के, और यहां से आपके पास आ जाएगा टी, ठीक है, टी आपके पास आ जाता है। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन के लिए हमको एक कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं जिसको हम आई या फिर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है, जिसमें आपने ये इंटीग्रेशन निकाल ली, ठीक है। तो इसमें जो रेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आपके पास आ रही है इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि लेट टाइम इफ टाइम इज इक्वल टू, दैट इज एक कंडीशन लगा दी इफ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम टी जीरो है, जीरो का मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुई है, तो उस वक्त हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, दैट इज जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब ये कुछ कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर जो फाइनल कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल आएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर एक तो ये नॉट लगा रहे हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू जीरो दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन बिकम इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा कि फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज माइनस आर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है किसके इक्वल होगी दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल टू। इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और कब हुई, जब हमारे पास टाइम क्या था जीरो, तो टाइम जीरो था, जीरो मैंने पुट कर दिया टाइम को, ठीक है, और आपके पास प्लस सी आपके पास आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारे पास बना दैट इज सी इज इक्वल टू माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास सेकंड बन गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास आएगा दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास सी की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे, मैं पुट कर रहा हूँ इसको, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट इज माइनस कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो माइनस हमने सी की जगह पुट कर दिया दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो इस रिजल्ट को हम इस साइड लेके आ सकते हैं। तो इसको इक्वल टू को, ये तो मैथमेटिक्स में आपने सीखा हुआ है कि जैसे माइनस की टर्म को इक्वल टू को दूसरी साइड लेके जाओ तो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बन जाएगा दैट इज के टी इज इक्वल टू
KT को मैं एक साइड रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये बन रहा है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये साइड आपके पास दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें रेट कांस्टेंट K निकालना है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट इज 1/T। T जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे आके डिवाइड हो जाएगा इनटू दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट इज इट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसकी हेल्प से आप कई तरह के न्यूमेरिकल आगे वेरियस न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। तो इस एक्सप्रेशन में याद रखोगे K रेट कांस्टेंट है, T टाइम है, और हमारे पास R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और R इज फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया, T को डिवाइड किया, मतलब हमें कंसंट्रेशन पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की हेल्प से, ठीक है। और इसकी हेल्प से अगर हमें टाइम पता है तो हम यहां से कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट, ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट जो है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितने टाइम में आधा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसका हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड अगर हमें निकालना है दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम, ये एक टाइम है, इट इज द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट reduce to half of its initial concentration, reduce to half of its initial concentrations, initial concentrations, ठीक है। बात को समझोगे बेटा कि हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसके ऊपर कोई एक रिएक्टेंट जो है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, ऐसे टाइम जिसके ऊपर कोई एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगी। फिर बात को समझोगे, जैसे कि रिएक्टेंट मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन सपोज 10 है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मेरी बात समझोगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो डिक्रीज करते करते आपके पास इसकी कंसंट्रेशन 5 हो गई, और वो जितने टाइम पर, जैसे मान लिया कि टी डैश टाइम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई, ठीक है, तो वो टी डैश टाइम जो वो इसका क्या कहलाया, हाफ लाइफ पीरियड। मतलब एक ऐसा टाइम जिसके ऊपर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, उसको हम इसका हाफ लाइफ पीरियड निकाल बोलते हैं। तो अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए हमारे पास इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो जिसमें हमने निकाला हुआ है कि दैट वन इज मैं अगर इसको सही ढंग से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज T इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन इसको लिख रहा हूं, देखो बेटा, T इज इक्वल टू 1/K, मैंने T पहले लिख दिया और K साइड ले लिया, ठीक है। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर T बिकम 1, मैं इसको T हाफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है, T हाफ, दैट इज टाइम बिकम हाफ, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम T इज इक्वल टू T हाफ, ठीक है। टाइम आधा होगा तो आधे टाइम पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी ढंग से लिखता हूँ, दैट इज T बिकम हाफ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि हमारे पास जो इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशंस, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगी। तो उस वक्त जो टाइम होगा उसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T और इसके पैरों में हाफ लगा के, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज T बिकम हाफ, ठीक है। T हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू दैट इज 1/K, ठीक है, इनटू दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके पास आ गई इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 1/2 एंड हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको जब आप ड्राइव करोगे यहाँ पर तो T हाफ किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, दैट वन इज इक्वल टू T हाफ आपके पास बन जाएगा, दैट इज 1/K, ठीक है,
इनटू दैट इज 1 में से जब हाफ माइनस करो तो हाफ बचेगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। जब आप इसको डेराइव करोगे तो किसी एक में से उसका आधा अगर माइनस कर दियो तो आधा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब हम इनिशियल में से इनिशियल कंसंट्रेशन में से उसकी आधी कंसंट्रेशन माइनस कर दोगे तो बचेगी कितनी, दैट इज हाफ कंसंट्रेशन, हाफ कंसंट्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट वन इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा 2k, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हाफ लाइफ पीरियड इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हम ऐसे बोल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड को मैं इस तरह शो कर रहा हूँ थोड़ा, हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर निकाल दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशंस, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि एक ऐसा टाइम जिसके ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम उसका हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका था एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।